आप पढ़ के आए होंगे ये चैप्टर, मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़ के आए होंगे। और पढ़ा सर, आज पढ़ा। बस उसी को हम रिवाइज। बैठ के तो सही। अरे बेटा बैठ, वो दूसरी चेयर लेके बैठ जा, ये वाली इधर आके बैठ जा। हाँ जी, देखिए डेफिनेशंस में कौन कौन सी डेफिनेशंस काम की है यहाँ पे। अगर इस चैप्टर की बात करें तो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है आपका? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but include actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। ये गुड्स का मीनिंग है, समझने की जरूरत नहीं है। गुड्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें क्या है शामिल नहीं करते हैं, मनी और सिक्योरिटी को शामिल नहीं करते हैं, बाकी सबको शामिल करते हैं। लेकिन एक्चुअली मनी के अंदर एक्शनेबल क्लेम, मनी और सिक्योरिटी के अंदर एक्शनेबल क्लेम भी शामिल होता है। सर यस, आपकी आवाज कम हो गई एकदम अचानक से। अचानक से कम हो गई मेरी आवाज? हाँ अब आ गई, सही आई, वाह भाई सही। अरे इसने एक कान ये पकड़ लिया इस बच्ची ने। हाँ, आवाज कम आ गई ना बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, चलिए। सो ये हमारी गुड्स की डेफिनेशन थी। गुड्स का मतलब था क्या? कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसमें क्या इंक्लूड नहीं करते थे हम? मनी। मुझे भी ऐसा चाहिए ठीक है, ले आऊंगा। जो इसमें लगता हूँ, ओके, ताकि मैं भी सुन सकूं। अरे मेरी माँ, मैं क्लास ले लूं? हाँ जी, मम्मा नहीं तो कहा थोड़ी चलिए। देर बैठ जाओ। अरे हाँ बैठ जाए बैठ जाए। चलिए, तो मनी, अगर मैं गुड्स की बात करता हूँ तो गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है आपकी, एम प्रॉपर्टी आपकी सारी सारी आती है। लेकिन क्या चीज नहीं आती है वहां पे? दो चीजें नहीं आती है। एक तो कौन सी चीज नहीं आती है आपकी? मनी। और दूसरी चीज कौन सी नहीं आती है आपकी? मनी के साथ में कौन सी चीज नहीं आती है? सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें नहीं आती है। और इन दोनों चीजों के साथ में जो चीज आता है वो क्या है आपका? वो है आपका यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एक्शनेबल क्लेम से, आपका ग्रोइंग क्रॉप से, ग्रास थिंग्स attached to a forming part of the land which are agreed to be served before supply under any contract of supply। चलिए, उसके बाद में ये गुड्स की हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद में फैमिली का मतलब हमने देख लिया है। फैमिली, इसमें स्पाउस जीवन साथी, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन यानी आपके बच्चे और आपके जीवन साथी इसमें आएंगे। एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। ये सेकंड चीज तभी आएगी जब वो क्या है? आपके डिपेंडेंट है। लेकिन फैमिली में आपका जीवन साथी और आपका बच्चा तो आएगा ही आएगा। फैमिली के अंदर आपका जीवन साथी और आपका बच्चा तो आएगा ही आएगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये डिपेंडेंट होंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बिजनेस के अंदर ये बात थी, लंबी चौड़ी डेफिनेशन में डिस्कस किया था बिजनेस के अंदर। एनी trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager, or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit. Any activity or transactions in connection with, हाँ जी, तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो इससे कनेक्शन में है वो हमने देख लिया था। क्लास में उठाया। हाँ जी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन द नेचर ऑफ द अबव। हाँ जी, अब ये कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, नेचर हो, कुछ भी। हाँ रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड नाउ या ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात कहें, इन दिस कंडीशन अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, तो एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन द नेचर ऑफ ए वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम। यानी आपका अगर देखिएगा मेन आपके अंदर ट्रेड, इसके अंदर डेफिनेशंस में क्या था आपका? ट्रेड TCM PVA WC, हाँ जी, TCM PVA और WA। और इससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी एक्टिविटी, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्पिंग एक्टिविटी, चाहे वो हम एक बार करें, बार बार करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद में सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। चलिए, प्रोविजन बाय क्लब फैसिलिटी, क्लब के द्वारा कोई फैसिलिटी दी जा रही है अपने मेंबर्स को और मेंबर से वो चार्ज करता है, वो भी आपका बिजनेस में आता है। एडमिशन लेके हम कहीं पे एंट्री करते हैं, जैसे आपका सर्कस हो गया, आपका प्रीमाइसेस हो गया, वो भी आपके किसमें आता है? आपका बिजनेस के अंदर आता है। सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन ऑफ द होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession
और वैकेशन बताइए। ये जी पॉइंट बताइए। अभिमन्यु जी पॉइंट बता भाई। अभिमन्यु है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ बोल भाई। जी पॉइंट पढ़, एक बार वापस पढ़। Services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation. सर ये जो अपनी सर ये सर्विसेज होंगी ना, एडवोकेसी वाली सर्विसेज या फिर हम लोग कोई सर्विसेज जो आउटसोर्स कराएंगे वो। हाँ जी, यदि कोई हम सर्विस आउटसोर्स करवाते हैं, जैसे सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस है, आपकी प्रोफेशनल जो सर्विस होती हैं वो सर्विसेज यहाँ पे आती हैं, वो बिजनेस के अंदर आती हैं। एक्टिविटी ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग ए वे ऑफ टोटलिसेटर और लाइसेंस और टू बुक मेकर और एक्टिविटी ऑफ ए लाइसेंस बुक मार्कर इन सच क्लब। मतलब समझ में आता है इसका? यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिविटी ऑफ ए रेस क्लब की आपकी एक्टिविटी by way of including by way of totalisator का मतलब क्या होता है भैया? टोटलिसेटर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, टोटलिसेटर का मतलब होता है जो कि आपका पैसा लगवाने में मदद करता है, बुकीज जो होते हैं, और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी, हॉर्स रेस से रिलेटेड एक्टिविटीज, उसमें जो पैसा लगाने की एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटी बिजनेस में आएगी। और एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच द ट्रेड एंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटी। हालांकि आपने देखा होगा पब्लिक अथॉरिटी में भले ही वो बिजनेस में आते हैं, लेकिन एग्जम्पशन के अंदर इनको काफी सारी एक्टिविटीज में क्या दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है। चलिए, सो ये आपके पास में कुछ पॉइंट थे। लोकल अथॉरिटी आपका क्या होता है? ठीक है, कंसिडरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी कंसिडरेशन की। चलिए, इन दिस केस हाँ जी, पढ़ भाई यहाँ से अभिमन्यु। Supply under GST. Taxable event, supply of goods and services. No supply, no GST. हाँ जी, सप्लाई जो है जीएसटी के अंदर क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। अगर सप्लाई होगा तो ही आपका जीएसटी होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बताइए। Concept of supply: first, supply of goods or services. Second, supply should be made in course or furtherance of business. Third, supply should be made for a consideration. Fourth, supply should be made by a taxable person. Fifth, supply should be a taxable supply. And sixth, supply should be made within taxable territory. ये बेसिक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर और चीजें भी आ सकती है। यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 7(1) आगे हम बात, तूने 7(1) की बात किया होगा। ओके, बेसिकली बात आगे हम देखेंगे। टैक्सेबल पर्सन, Person who is registered or liable to be registered. ठीक है, या तो वो रजिस्टर्ड है या क्या है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। टैक्सेबल सप्लाई, Taxable supply, supply of goods and services which is leviable under GST. हाँ जी, गुड्स, Goods, every kind of सर्विस, means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to use, conversion of money by cash or by another mode. Second, conversion of money from one form to another form, etc., for which a separate consideration is charged. मनी तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन अच्छा इसमें तूने वो चीज नहीं लिखी, मनी तो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, मनी इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज कन्वर्जन ऑफ मनी ये इंक्लूड है भैया, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, इसके लिए जो पेमेंट लिया जाता है, जो कंसिडरेशन लिया जाता है, वो क्या है आपका, वह सर्विस है भैया, वो चार्ज आपका। एक्शनेबल क्लेम्स आपका क्या होता है यहाँ पे, चलिए दैट इज ये सारी चीजें। नाउ सेक्शन 7,
सेक्शन 7 देख रहे हैं 7(1)(a), उसमें सेक्शन 7(1)(a) था, पढ़ भाई। Supply includes all forms of supply of goods and services such as first sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license or disposal made or agreed to be made for consideration in course or furtherance of हाँ business. जी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सेक्शन 7 जो बात करता है सप्लाई की बात करता है, और सेक्शन 7(1)(a) यहाँ पे है क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स में क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स में क्या बात करता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज, यहाँ पे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, ली, उसके बाद में लाइसेंस, डिस्पोज, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या बात करता है, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलिए हाँ जी, आगे बात कीजिए। यानी बिजनेस के लिए होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। प्लीज बात करें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। हाँ जी, Import of service plus consideration is equals to supply whether or not in course or furtherance हाँ of जी, सेक्शन business. 7(1)(b) क्या कहता था आपका, अगर आप सर्विस की इंपोर्ट सर्विस करते हो, वो कंसिडरेशन है उसके लिए, तो वह आपका वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए किया है या नहीं किया है, लेकिन वो आपका क्या होगा, आपका सप्लाई होगा। नेक्स्ट, थर्ड, Supply without consideration, section 7(1)(c) plus schedule 1. Para 1. Permanent transfer of business asset on which ITC is availed. ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड। अगर हमने कोई बिजनेस, अगर हमने आईटीसी लिया हुआ है, उस एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, आपका वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो क्या हो, आपका कंसिडरेशन आपने लिया है या नहीं लिया है। हाँ जी, चलिए अब देखिए, आईटीसी इससे ब्लॉक है या एलिजिबल बट आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, तो फिर उसको क्या मान लेंगे अपन, नो सप्लाई। अगर आपने सप्लाई नहीं, अगर आपने लिया, ब्लॉक है, वो एलिजिबल है बट आईटीसी नहीं लिया गया, तो क्या होगा आपका, नो सप्लाई होगा। हाँ जी, Para 2. Supply between related person ये and सब किसके, पैरा 1 पैरा 2 किसकी बात करता है ये, schedule 1. शेड्यूल हाँ 1 जी, विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या, ये सब किसकी बात करता है, शेड्यूल 1 की विदाउट कंसिडरेशन की बात करता है भैया। ये यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर जो विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने कार्यक्रम संपन्न किया होगा ना, तो भी वो क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई माना जाएगा। पैरा 2, सप्लाई बिटवीन related person or distinct person as per section 25. हाँ जी, Supply must be made in course or furtherance of business. Second point, stock transfer or branch transfer, different GST registration is equals to supply. हाँ जी, इसका मतलब Gifts क्या by होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका स्टॉक ट्रांसफर भी हो रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। हाँ जी, gifts by employer to employee in a financial year exceeds rupees 50,000, GST is leviable. चलिए, Para 3, supply of goods by principal to his agent or vice versa, not for services, where the agent under takes to supply receive such goods on behalf of the principal. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है तूने, सर ये हाँ जी, कोई दूसरा बताए, समझा इसको मुझे, आपने पढ़ा हुआ है ना, बताइए कौन पढ़ाएगा। अब देखिए, सर जो एजेंट होता है ना, अगर वो अपने नाम का इनवॉइस अपने नाम से देता है, हाँ जी, एजेंट के लिए बहुत सिंपल इसका सा फंडा था। एक्सप्लेनेशन सर, इसका एक्सप्लेनेशन डिटरमिनिंग फैक्टर है ना, इसमें लिखा हुआ है। देखो फिर यहाँ पैरा 3 में डिसाइड करना था ना। आइए पढ़ भाई। Determining factor whether a particular relation fall under para 3 of schedule 1. तो पैरा 3 Invoice कौन for सा है आपका, ये रहा पैरा 3, समझ में आई बात, ये इसकी बातें यहाँ पे आ रही है। चलिए, invoice for further supplies issued by agent to customer in his own name fall within scope of para 3 and treated as supply. Agent to customer in name of principal not fall in scope of para 3 and not treated as supply. यानी क्या हो गया, आप क्या है, यहाँ पे प्रिंस यहाँ से जाता है अपने एजेंट के पास में, और एजेंट जाके किसको करता है, कस्टमर को, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे कस्टमर को माल सप्लाई करता है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आपका इनवॉइस है,
यहाँ से यहाँ का अगर इनवॉइस किसके लिए जाता है भैया, ये किसका है आपका, ये प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल का इनवॉइस जाता है तो व्हेन एजेंट टू कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये प्रिंसिपल के लिए जा रहा है, तो बेटा ये वाली चीज यहाँ पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और ये वाली चीज अगर यहाँ पे सब किसके लिए जा रहा है, आपका एजेंट के नाम से जा रहा है, एजेंट के नाम से जा रहा है, तो ये वाली सप्लाई मानी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड्स, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अमन अली, आर्यन, आ गया सर। तो बेटा रेज योर हैंड्स करो ना। मोहित दैया, रिया, साक्षी, चलिए अब उसके बाद में ये आपके पैरा है, ओके पैरा 4 बट भाई। Para 4, importation of services, not goods, from related person or from his establishment outside India in the course of business. हाँ जी, अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन से सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये यहाँ पे 7(1)(b) किसकी बात करता है, इंपोर्ट फॉर सर्विस फॉर कंसिडरेशन। और यहाँ पे ये जो पैरा 4 है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा भैया विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे ये विदाउट कंसिडर, ये क्या है, विद कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है? विदाउट कंसिडरेशन, Without consideration. हाँ जी, तो कहाँ लिखा है ये आपने? सर वो सबसे ऊपर लिखा था ना, शेड्यूल 1 हाँ जो जी। मतलब। तो देखिए ये साहब कह रहे हैं सर, यहाँ मैंने यहीं पे लिख दिया विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन देखिए ऊपर किसकी बात करता है, ये फॉर कंसिडरेशन, किसकी बात करता है, फॉर कंसिडरेशन। और यहाँ पे बात करता है विदाउट कंसिडरेशन की, फ्रॉम रिलेटेड, ये रिलेटेड पर्सन की बात करता है, किसकी बात करता है? पैरा 4 एक बार रिलेटेड पर्सन, ये रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप यहाँ से रिलेटेड पर्सन, यस रिलेटेड पर्सन ही है, अगर आप रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन भी अगर कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो क्या मान ली जाएगी, आपकी सर्विस मान ली जाएगी। क्लियर? चलिए हाँ जी, डेल क्रेडिट एजेंट पढ़ भैया एक बार। Del creditor agent. DCA is an agent who guarantees payment to the supplier. First, give loan to buyer for making payment to supplier, and B, paying suppliers himself and recovering amount from buyer with interest. Particulars. वो इनवॉइस Invoice की बात करता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पे शेड्यूल 2, अभी शेड्यूल 2 किसकी बात करता है भाई? सर ये सर्विस में होगा या फिर गुड्स में काउंट होगा? हाँ, तो इसमें सेक्शन 7 ये अब हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सेक्शन, सेक्शन 7 की स्कीम लिखी नहीं यार ऊपर, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b) ये यहाँ पे, और उसके बाद में सप्लाई आपका 7(1)(c), 7(1)(a), 7(1)(c) ये सब यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 7(1)(a) कैपिटल ए, ये क्या है आपका कैपिटल ए, इसमें क्या कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पूरा तो लिखा कर बावड़े कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स की है, ये शेड्यूल क्या बताता है, ये गुड्स का सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। यहाँ पे ट्रांसफर, पहली बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, वो तो क्या होगा आपका गुड्स होगा। राइट टू यूज गुड्स क्या होगा आपका, सर्विस होगा। सेकंड पार्ट भाई, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज, tenancy, easement, license to occupy land, service. ओके, Lease, letting out of building for business, service. Process, सर्विस, applied to another, ठीक है। and transfer of business assets, permanent transfer, goods, temporary transfer for personal use with without consideration, service. Assets transferred by person who ceases to be taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of business immediately before he ceases to be taxable goods. हाँ जी, ये Exception. एक्चुअली ये क्या है, एक तरह से ये डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है भैया। हाँ, एक्सेप्शंस, Exception,
First, business transferred as going concern, and second exception, business carried by personal representative. ठीक है, हाँ जी, ये क्या है, एक्सेप्शंस में दो एक्सेप्शंस है। अगर मैंने पूरा का पूरा बिजनेस गोइंग कंसर्न के रूप में किसी को ट्रांसफर कर दिया है, या फिर बिजनेस कैरिड बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग, आप कोई और दूसरा पर्सन आ गया उस बिजनेस को चला रहा है। चलिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा ये? Renting of immovable property, commercial complex, precincts of a religious place, property to an educational institute, permitting use of immovable property for planning, for placing vending machines. First, construction of building complete except where entire consideration has been received after issue of first क्या completion कह रहा है certificate. ये? क्या 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 बताना चाहता है तू इसमें? इसमें क्या बताना Sir, चाह रहा है भैया? सर हम जब रेंट देंगे तो वो फिर सर्विस में ही आएगा। हाँ, तो यहाँ कहाँ लिखा है तूने? यहाँ पे सर्विस का वर्ड यूज किया कहीं पर भी? नीचे हाँ जी, all 5 points are service. हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 5 के अंदर क्या है? यहाँ पे पहला आपका 5 के अंदर ये पॉइंट हो गया आपका दिस वन, उसके बाद में दिस वन, फिर दिस वन, एक मिनट, ये अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हमने कोई कॉमर्शियल क्या किया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, या हमने क्या किया है उसके प्लेस प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमने इसको रेंट पे दिया है। कंस्ट्रक्शन ये किसके लिए उसके बाद में यार, ये तो 6 प्रॉपर्टी हो गया ना, तो क्या चीज कर रहा है इसमें बाबू? एक मिनट रुकना। तो चक्कर है। हाँ जी चुरा, अभी उन्हें बता भैया क्या कहना चाह रहा है तू यहाँ पे? सर मैंने बस उस पॉइंट को इलेबोरेट कर दिया कि मेन तो सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो फिर डायरेक्ट ही सर्विस हो जाएगा। हाँ जी, जो आप सीधा हमने सीधा ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट वे कंस्ट्रक्शन वे रेजिडेंशियल आफ्टर इश्यू, ये भी आपका क्या, ये आपका ऑल 5 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 6 पॉइंट रहेंगे आपके, ये ऑल 5 नहीं रहेंगे यहाँ पे, 6 रहेंगे आपके यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि दिस इज, ये आपका 1 रहेगा कॉमर्शियल, ये जो कोई भी प्रॉपर्टी उसको आपने रेंट पे दिया है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर लिए, क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी बिल्डिंग सेल करते हैं, अगर आप बिल्डिंग सेल करते हैं, अगर आप बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं और वो सेल कंस्ट्रक्शन से पहले सेल हो रही है, बिफोर कंस्ट्रक्शन उसको सेल कर रहे हैं, यानी, और बिफोर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने से पहले सेल कर रहे हैं, तब तो वो क्या माना जाएगा? आपका कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, और वो सर्विस में आएगा, और वो किस में आएगा? सर्विस में आएगा। उसके बाद में जाएंगे तो वो सर्विस में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखना था ये चीज, एक यहाँ पे नोट लगा दिया है, एक यहाँ पे नोट लगाना है। क्या नोट लगाना है? कि अगर ये आफ्टर सेल किया जाएगा तो क्या होगा? वो सर्विस में नहीं आएगा, वह गुड्स में ही नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। फिर टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ, ये क्या है आपके पास में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अपग्रेडेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद में क्या है ये आपके पास में? एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, ये क्या है भैया? refrain from an act or to, हाँ जी ठीक है, कुछ काम नहीं करना है उसका पैसा ले रहे हैं, कुछ काम को टॉलरेट कर रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? आपका सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर टू राइट टू बी, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ राइट टू बी यूज फॉर एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, वो भी क्या है? सर्विस माना जाएगा। ऑल अबव 6 पॉइंट्स आर सर्विस। चलिए यहाँ पे अब कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं सेक्शन। यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी है, प्लस आपका क्या है? रेस्टोरेंट और कैटरिंग भी है। ये दोनों चीजें क्या मानी जाएगी? आपकी सर्विस मानी जाएगी। स्पेशली इन दोनों चीजों को सर्विस माना गया है। उसके बाद में यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एओपी बीओआई टू मेंबर्स, सीधी सी बात है वो क्या है? सप्लाई है। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है? ये सप्लाई में नहीं आते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें बताइए?
Services provided by employee to employer in course of his employment. First, compensation for premature termination, GST applicable होगा. And second, non-compete fees, amount paid for not joining a competing business, not in course of employment and liable to GST, service of forbearance to act. And third, gift from employer if exceeds rupees 50,000, GST applicable. Hmm. Special note, service provided on contract basis, principal to principal, are not services provided in the course of employment, GST applicable. Hmm. Second point, services by court, tribunal established under any law for the time being in force. ठीक. Third point, functions performed by MPs, MLAs, member of panchayat, municipalities, local authorities. Fourth, duties performed by any person who holds any post as per the constitution. Fifth, duties performed by a हाँ जी, chairperson. ये अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दें उसको अपन. अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बोले. हाँ जी, आ रहा है सर. ये 17-18 थे. आज कौन चला गया, कौन नहीं है अभी आज? चलिए, उसके बाद में क्या, ड्यूटीज परफॉर्म बाय ए चेयरपर्सन मेंबर. हाँ जी, CGSG यूटी लॉ ने अगर कुछ अपने पास में, अगर उन्होंने कोई कमिश्नर बना दिया, कोई कमीशन एजेंट बनाया है किसी का, ठीक है, उसका कोई आपका चेयरपर्सन है, वो ड्यूटी परफॉर्म करता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आता है. ओके, फ्यूनरल ब्यूरो पर बेसिक्स पर. Funeral bureau, crematorium or mortuary services, transportation of seized. 7th, sale of land, sale of building. 8th, actionable claim other than lottery, betting and gambling. 9th, services by अब देखिए, panchayat under. एक्शनेबल क्लेम्स आपके सर्विस में आपका क्या है, सप्लाई में नहीं आता. लेकिन अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये किस में आते हैं आपके? ये इसके ऊपर जीएसटी लगेगा भैया, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ये सप्लाई में आते हैं. चलिए, Services by panchayat under article 243G or by municipality under article 243W. 10th, interstate movement of modes of conveyance between distinct persons including train, buses, trucks, tankers, trailer, vessels, containers, aircraft for first carrying goods or passengers or both, and B, repair and maintenance except movement is for further supply of same conveyance. हाँ जी, समझ में आया आपको ये कि भैया ये बस है, ये ट्रक है, इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा है, ये सब गुड्स से ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहा है ये बस ट्रक. तब तो क्या होगा ये, और ये वापस आ रहा है, तब तो क्या होगा, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. अब ये खुद ही सेल होने के लिए जा रहा है आगे, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. चलिए, हाँ जी, पढ़ भैया नेक्स्ट. Tax of Pagadi system under GST. Transfer of tenancy right against consideration, tenancy premium, treated as service. And transfer of tenancy right cannot be treated as sale if L&B, land and building, and this is leviable to GST. देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन. क्या है ये? टेनेंसी प्रीमियम है, इसको टेनेंसी प्रीमियम बोलते हैं, उसको सर्विस मानेंगे. बिकॉज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी, जो आपके टेनेंसी राइट है उसको हम ट्रांसफर ऑफ एज ए सेल है, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया ऐसा नहीं मान सकते. हमने टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है कि आप इसको आगे कहीं पे, आप इसको आगे सेल नहीं कर सकते, आप इसको आगे रेंट पे दे सकते हो, ये हमने राइट दिया है. तो बेटा ये राइट जो है ये तो सर्विस ही माना जाएगा, इसको एज ए सेल और लैंड एंड बिल्डिंग नहीं मानेंगे, इसलिए क्या होगा आपका जीएसटी के लिए लायबल होगा. चलिए, अब सेक्शन 8 कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई. कंपोजिशन सप्लाई पढ़ भैया. Composite supply. It comprises first, 2 or more taxable supplies of goods and services or any combination thereof, naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business. One of which is a principal supply. Tax treatment.
treated as supply of such principal supply. Rate applicable to principal यानी supply एक तरह से will be क्या है, levied कंपोजिट सप्लाई को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरली बंडल्ड होता है। क्या होता है ये? naturally नेचुरली bundled. बंडल्ड होता है। तूने नेचुरली बंडल्ड का कहीं वर्ड यूज नहीं किया? Yes sir, second point में first line. हाँ जी, देखिए, दिस इज नेचुरली बंडल्ड। चलिए, रेट क्या होगी इसकी? Rate applicable to principal supply will be levied on whole supply. हाँ जी, प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, Principal supply, supply of goods service which consists predominant element of composite supply and to which other supply forming part of the composite supply is ancillary. हाँ जी, जैसे गाड़ी के साथ में टायर भी आते हैं, ठीक है, गाड़ी के साथ में एक एक्स्ट्रा वो भी आता है, क्या कहते हैं, स्टेपनी आती है। तो ये सारी चीजें, बट उससे स्टेपनी की वैल्यू पे भी क्या, टोटल वैल्यू पे ही आपका गाड़ी के ऊपर जो जीएसटी, वही जीएसटी यहाँ पे आएगा। नेचुरली बंडल साथ ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पेन टैबलेट लिया तो उसके साथ पेन आएगा, तो पेन टैबलेट के ऊपर जो अमाउंट है वही इस पे जीएसटी आएगा। चलिए साहब, और उसके बाद में है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या है भैया? हमने मिक्स कर दिया है, हमने चारों तरफ से मिक्स कर दिया है। मिक्स सप्लाई में क्या होगा आपका, ये नेचुरली बंडल नहीं होते हैं, हम बंडल बना के बेच रहे हैं, हम बंडल बना के बेच रहे हैं, और इट्स नॉट नेचुरली बंडल बना के बेचा जा रहा है। तो उसमें देखेंगे एक प्राइस पे हम एक से ज्यादा सप्लाई ले रहे हैं, एक प्राइस पे एक से ज्यादा सप्लाई ले रहे हैं और बंडल बना के सप्लाई ली जा रही है। इट्स अ मैन मेड बंडल। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? जो हाईएस्ट रेट होगा उससे आपका टैक्स लग जाएगा, उससे आपका टैक्स लग जाएगा। दिस इज ऑल योर सप्लाई। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, नो सर। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। शेड्यूल 9, शेड्यूल 3 का फर्स्ट पॉइंट है। शेड्यूल 3 का फर्स्ट पॉइंट बता भाई। शेड्यूल 3 ठीक का है फर्स्ट सर। वो नहीं हो गया, कहाँ गया रे? कौन सा पॉइंट? ये फर्स्ट पॉइंट में ना, ये अमेंडमेंट है क्या? कौन सा वाला? ये देखिए, नहीं ये कोई अमेंडमेंट तो नहीं है। यहाँ पे कौन सा? कंप्लीशन फॉर, ये वाला ना? हाँ, और इसके नीचे गिफ्ट वाला भी है। तो गिफ्ट वाला तो पहले भी था बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसा क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, अब आपने क्या किया यहाँ पे, उसको एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आपने कहा था भैया 5 साल तक तो तेरे को ईयर पे नौकरी रखेंगे हम तेरे को। आपको उसने 2 साल में निकाल दिया, कोविड हो गया, 2 साल में निकाल दिया, बोला भैया अब तो पैसा देने के लिए नहीं है। और इसको आपने क्या किया, एक कंपनसेशन दिया, आपने इसको क्या किया, 50,000 का कंपनसेशन दिया। तो ये जो 50,000 का कंपनसेशन है, इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आती है बात? हाँ जी, ओके सर। चलो, हाँ जी। चलिए आइए, तो यहाँ पे अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? ये प्योरली एक तरह से देखिए तो थ्योरेटिकल टाइप है। इसमें केस स्टडी बेस क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको केस दे दिया जाएगा, केस स्टडी टाइप दे दिया जाएगा, और बताओ, 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना बड़ी कम लगती है। और दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। और फिर क्या बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है ना। केस स्टडी में बहुत सारे केस स्टडीज बन सकती हैं, आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं। तो मैंने केस स्टडी को क्या है, मैं 2 तरह से केस स्टडीज को लेके आया हूँ आपके सामने। एक केस स्टडीज तो देखिए, आइए आइए आइए, हाँ जी, ये रही आपकी केस स्टडीज। चलिए केस स्टडीज पढ़ते हैं, कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं कि क्या ये हमको समझ में आती है या नहीं आती है। चलिए भैया, पढ़ भैया। रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर। अच्छा, इसके अंदर वो सेक्शन 25 वगैरह, यहाँ पे वो डीम्ड सेक्शन 25 का डीम रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब भी चीजें इसके अंदर पूछी जा सकती है। समझ में आई ना ये बात आपको? यस सर। चलिए रघु, हाँ पूछ, पढ़ भाई।
Raghuveer Fabrics transfer 1,000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. Whether GST is applicable on such transfer or not. सीधी सी Applicable बात है, sir. अब सीधी सी बात है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। इस फैक्ट्री लोकेटेड, वो लखनऊ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है भैया? लखनऊ टू Delhi. लखनऊ टू दिल्ली ट्रांसफर कर रहा है। बताओ जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर. होगा जी, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। चलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ वो सेम ही है ना, लेकिन क्या है बीच में क्या होगा आपका? अच्छा, स्टेट चेंज हो रहा है. स्टेट चेंज हो रहा है साहब। क्या हो रहा है आपका? स्टेट चेंज हो रहा है। क्लियर? तो बताओ कहाँ लिखा है आपने स्टेट चेंज होने में? सर वो पैरा 3 में. अगर मैं स्टेट चेंज होने की बात करता हूँ, कहाँ लिखा है बताइए? नेगेटिव लिस्ट में लिखा है क्या? नहीं सर. नहीं सर। शेड्यूल 1 के पैरा 3 में. शेड्यूल वन का अगर मैं बात कहता हूँ, शेड्यूल वन का आप देखिए यहाँ पे, दिस इज शेड्यूल 1। यहाँ पे अगर देखें शेड्यूल 1 और पैरा 3, नहीं क्या बात करता है? अरे आप बताइए कहाँ लिखा है? अरे डीम ट्रांसफर था आपका। पैरा 2 में है सर. पैरा शायद. 2 सर। अरे बाकी सब भी पढ़ देख सकते हो भाई, आप इतने लोगों 17-18 लोग हैं क्लास में हैं, आप लोग भी बाकी भी बोल सकते हैं। ये पैरा 2 सर. कमाल कर रहे हो यार, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि बुद्ध बने बैठे हैं यहाँ पे काफी लोग, तो जैसे पिक्चर देखना है। पैरा 2 में मतलब ही नहीं है, मैं गर्ल से बना कर दूंगा, सब बढ़ाऊंगा ही नहीं एक क्वेश्चन आपके। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये रहा आपका सप्लाई बिटवीन Second रिलेटेड point, पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सेक्शन क्या आपका 25 पैरा 2। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा भैया कि ये कैसी सेक्शन 7(1), यहाँ पे आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 7(1)(c) transfer between deemed distinct person will be treated as the supply though it is without consideration। और उसके बाद में लिखना पड़ेगा in the given facts। तो पहले आपको इसके अंदर क्या, पहले आपको किसका रेफरेंस देना पड़ेगा? आपको सेक्शन 7(1)(c) का. 7(1) का 7(1)(c) का शेड्यूल 1 और 7(1)(c) का शेड्यूल 1 का रेफरेंस देना उसमें। शेड्यूल 1 पैरा 2। अब इतना लिख सको तो लिख दो, नहीं तो शेड्यूल 1 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लिखना सेक्शन 25। हाँ जी, और फिर लिखना कि इन गिवन केस। यस सर. फिर क्वेश्चन के फैक्ट इन गिवन केस, ये क्या है? क्वेश्चंस के फैक्ट है भैया, ये क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं। और फिर उसका क्या हो जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इसका कंक्लूजन हो जाएगा। Conclusion. फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट देंगे, ये गिवन फैक्ट हो गया आपका और ये आपका कंक्लूजन होगा। कोई भी केस स्टडी आती है आप इस तरह से इसका नाउ कंक्लूजन। सर केस स्टडी हमारे नहीं आएगी ना? नहीं आपके नहीं आएगी, बट आपके एमसीक्यू में आ सकती है ना, केस स्टडी दे दें। हाँ जी, नेक्स्ट केस, ये केस स्टडी आपकी 1 हो गई। केस स्टडी 1 मैंने आपसे डिस्कस की। नाउ केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 पढ़ भाई। Bhavisha Institute has various branches in India. Head office in Jodhpur and branch office is in Ajmer, Jaipur and Udaipur. Whether Bhavisha Institute has to take separate registration of GST for each of such branch? बताओ लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? सर जरूरी नहीं, नहीं है, ले सकते हैं वो, राजस्थान मैटर नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि आपका बिजनेस तो एक सेम ही ही चलेगा ना, नहीं सेम ही ना सर, अभी सेम as per स्टेट में है। अरे सुनिए, सेम चलेगा, लेकिन मेरे पास में ऑप्शन है, मेरे ले पास सकते में डीम option है डिस्टिंक्ट कि पर्सन वाला। हम ले सकते हैं। What would be the impact on the GST if separate decision taken for the Jaipur branch? देखो आंसर पढ़ो अब एक बार, इसको पढ़, यहाँ से आंसर पढ़। Answer: as per section 25, single registration for all branches in a state is allowed, whether carrying the same nature of business or different nature of business under same PAN. But at the option of taxpayer, he can apply for separate registration for any of his establishment or branch in a single state. Explanation: in a given case or situation, Bhavisha Institute has all branches with the same state within the same state, Rajasthan. Therefore, it can take single registration for all branches here or can opt for separate registration for each branch. If Bhavisha Institute opt to take separate registration of Jaipur branch, then under section 25 subsection 4, Jaipur branch and all other branches treated as deemed distinct person and any supply of goods or services at Jaipur branch would be liable to GST.
हाँ जी, आया, समझ में आया आपको? ये आंसर कैसे Yes, लिखना sir. समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी, Yes, पहले sir. पहले ये Yes, प्रोविजन, sir. ओह थैंक यू चारू, आपने बोला, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ इस एज पर सेक्शन 25 है, तो ये पहले आपने सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, उसके बाद में आपने एक्सप्रेशन इन द गिवन फैक्ट दे दिया, और फिर आपने क्या दे दिया? कंक्लूजन। कंक्लूजन। चलिए अगेन Mm, mm, अब पढ़े, ये चारू पढ़ केस स्टडी पढ़िए। Yes, sir. Case study on taxable person. लेकिन Messrs. मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं ये क्लास बंद कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपके लिए सब बना रहा हूँ, कर रहा हूँ। अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप ही के लिए हो रही है क्लासेस, मेरे लिए नहीं हो रही है ना। प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें। केस स्टडी ऑन टैक्सेबल पर्सन, पढ़ भाई। Messrs XYZ Limited has started its business in financial year 18-19 in supply of goods. Company has applied for registration after turnover of rupees 2 lakh. The total turnover of financial year 18-19 is 40 lakhs. Whether company is liable to pay GST, calculate GST amount if GST rate is 18%. हाँ जी, अब पढ़ो इसके अंदर क्या आ रहा है। हाँ जी, अब बताओ, पहले खुद बताओ, पहले खुद सोचो क्या होगा इसका आंसर। सर अगर उसने वो मतलब लाइबल तो नहीं था रजिस्ट्रेशन का, उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो voluntary कोई थ्रेशोल्ड लिमिट registration है sir. एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर, पूरा पूरा देना पड़ेगा आपको। हाँ वो सब ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? वो तो आप बताओगे, वो देख लेंगे ये कैसे। अरे Registration वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा सर. अरे ये देखो यहाँ, सेक्शन 22 आइए और भैया, पढ़ो। 20 कौन सा? लीगल प्रोविजन पढ़ भाई, क्या है? Legal provision. अच्छा पढ़ चारू, पढ़ ले इसको। As per Section 9, if there is an intrastate supply of goods or services, then tax is payable by taxable person. Taxable person means a person who is registered or liable to be registered under Section 22 of GST. Also, thresholds from supply of goods is available up to 40 lakh of aggregate turnover. Explanation: in given case, XYZ Limited has applied for registration after turnover of rupees 2 lakhs. 40 लाख Hence, समझ he में आया become आपको? taxable person when he get. Yes, sir. यस हाँ सर। जी, हाँ Yes, sir. 40 lakh. हाँ। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का नहीं है, यहाँ पे रेसिपिएंट पर्सन का क्वेश्चन है, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का क्वेश्चन है ये, और हम मान लेंगे रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। ध्यान रहे, दिक्कत नहीं आ जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, इट इज नॉट क्वेश्चन। ये क्या है? ये रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना ये नहीं पूछ रहा है ये, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हाँ जी, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो पूछ रहा है कि यस। आपको फर्क समझ में आया थोड़ा सा? आया सर. हाँ Yes, जी, sir. यस सर। पढ़ भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़। In given case, XYZ Limited has applied for registration after turnover 2 lakhs. Hence, he become taxable person when he get registration certificate and liable to pay GST on all intrastate supply after turnover of 2 lakhs. Calculation अच्छा, of अब GST. समझिए, अब क्या होता है, वो लाइबल था क्या? नहीं था, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के, अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो जिस दिन आपका आरसी आता है उस दिन से आप क्या होते हो? आप लाइबल, उस दिन से आप जीएसटी पे करोगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सप्लाई आपकी जो आफ्टर टर्नओवर 2 लाख के बाद में जो टर्नओवर है उसके 38 ऊपर ही है। आपको 38 लाख, इसी पे आपको जीएसटी देना है। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, ये है, इस पे ध्यान रहे। even though threshold limit is available up to 40 lakh available हो जाएगा। टाइपिंग एरर हो सकता है कहीं ना कहीं। चलिए चलिए, तो ये केस स्टडी समझ में आई आपको? नाउ दिस सर यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन का भी रेफरेंस दे सकते हैं? नहीं, उसका देने की जरूरत नहीं हो, तो आप चाहो तो कर दो ना, सर नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन पूछ Okay. क्या रहा है? क्वेश्चन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये Okay. पूछ रहा है उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब who is liable to pay the GST? supplier is liable to pay, recipient is liable to pay, who is liable to pay, और कितने अमाउंट पे वो आपको पे करना है। समझ में आई ये चीज? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहा है। एक्चुअली ये जो स्टडी है ना, केस स्टडी, ये किस पे है? टैक्सेबल पर्सन पे है।
तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल पर्सन क्या रेफरेंस देना चाहिए कि टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। चलिए पढ़े, नेक्स्ट केस स्टडी पढ़े इसकी, पढ़ भाई यहाँ पे पढ़। XYZ Limited, a manufacturer of goods, supply goods of value of rupees ठीक 20 है, lakhs to आपका अब Mr. यहाँ पे A. कौन कौन सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर है, XYZ लिमिटेड है, तो वही आपका क्या करेगा, आपका टैक्स पे करेगा यहाँ पे। अच्छा रिया है क्लास में, है रिया? Yes, sir. पढ़ केस स्टडी 2 पढ़। Mr. A, a consignment agent of Coca-Cola Limited, supplier located at Nagpur. He undertakes the supply of Coca-Cola beverages on the behalf of Coca-Cola Limited. Mr. A supplied goods of 20 lakh to Mr. C, who is the supplier of such transaction under GST. हाँ जी बताइए कौन होगा? एजेंट होगा सर, उसके बिहाफ पे वो कर रहा है ना सप्लाई। यस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एजेंट, मिस्टर जो एजेंट है आपका, एजेंट मिस्टर ए हु इज लायबल टू पे द जीएसटी ऑफ सप्लाई, वही सप्लायर होगा। चलिए केस थर्ड। हाँ जी रितिका पढ़ इसको। सर हाँ जी सर अगर क्वेश्चन में जब तक नहीं दे रखा हो कि इनवॉइस किसने मतलब किसके नाम से है, तो यही मानेंगे कि उसके एजेंट के नाम से ही है। हाँ हाँ, until unless not given यही मानोगे आप उसको, ठीक है। ओके सर। हाँ जी केस 3 पढ़ भाई। रितिका है क्लास में? हेलो रितिका। Bhavisha, yes sir. हाँ पढ़िए। Yes sir. हाँ पढ़ पढ़ आगे Bhavisha, Bhavisha Institute has given GST training service to Mr. Rakesh, who is an article of CA firm of XY and Associates. Consideration for such training is paid by XY and Associate and taken the invoice of such training in its name. Explain who is the recipient in the case. बताइए कौन रिसिपिएंट है, वो ट्रेनी जो आ रहा है वो रिसिपिएंट है या एक्स वाई एसोसिएट रिसिपिएंट है? XY and XY. associate. एक्स वाई एसोसिएट, ठीक है साहब। नेक्स्ट केस स्टडी सैमसंग पढ़। Samsung Limited has transferred the stock from factory of F1 of Rajasthan to factory F2 of Gujarat without consideration. Delivery of goods is taken by F2. State who is the recipient in the given case. हाँ जी गुजरात। बताइए बताइए। F2. गुजरात होगा सर, Gujarat. गुजरात वाली गुजरात। F2। चलिए ये पढ़िए यहाँ पे, यस बैंक। Yes Bank has made the following transactions in financial year 18-19. Calculate GST liability if applicable rate is 18%. Assume all transactions intrastate. A. Term loan given 200 lakhs. B. Interest earned on term loan 25 lakhs. Interest earned on OD or overdraft credit card facility 40 lakhs. Bank charges on various activities 10 lakhs. Commission earned on conversion of forex 5 lakhs. Sale of government bonds 100 lakhs. अब बताओ भैया इसमें ये तुम्हारा तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट करवाया है। भी था। हाँ हाँ सर। जी, अब ये करवाया भी था अपन ने, डिस्कस हाँ भी सर। किया था। टर्म लोन गिवन, बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये तो मनी है, डेफिनेशन उसमें आते ही नहीं है। यस सर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे आएगा, लगेगा। इंटरेस्ट आएगा लेकिन अभी एग्जेम्प्ट है। हाँ। इफ यू रिमेम्बर इंटरेस्ट अभी क्या है, एग्जेम्प्ट है। Exempt है। बैंक चार्ज नहीं आएगा, लगेगा सर, आएगा। सर्विस के लिए भी है। लगेगा। चार्ज सर्विसेज, दिस इज द ओनली द वन थिंग जिस पे लगेगा। कमीशन लगेगा, कमीशन लगेगा सर। यस सर। कमीशन ऑन चार्ज एग्जेम्प्ट नहीं है। सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, अरे भैया सिक्योरिटी, ये तो गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आती। नहीं आता, 10 अदर देन और 5 पे लगेगा। समझ में आ रहा है चीज? तो ये देखिए ये टर्म लोन पे यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, इन सब पे रीजन दिया हुआ है, तो किस पे लगेगा आपका? बैंक 10 और बैंक 5 पे। चार्जेस। रीजन के साथ में लिखना बेटा, ये रीजन के साथ में लिखना। अगर आप सीधा ये नहीं लिखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, उसमें आपने लिख दिया बैंक चार्ज और कमीशन 10 और 5 15 लाख और टैक्स निकाल दिया, ना ना ना, आपको रीजन भी लिखना होगा। आपको प्रेजेंटेशन इस तरह से देखें, इसमें जीएसटी के अंदर प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन इसी के मार्क्स हैं, बाकी सीधे सीधे हैं, कोई चीज इसमें ज्यादा घुमा के नहीं दे सकता आपको। चलिए आया समझ में आया ये? यस सर। Yes sir. अब आइए नाउ गुंजन, गुंजन है तू क्लास में? Yes, sir. पढ़ बेटा केस स्टडी 2। Case study 2. Manufacturer XYZ manufacturing the shirt. It has purchased fabrics of 5,000 meters for rupees 10 lakhs, 200 per meter.
Company has manufactured 2,000 shirts by using 4,000 meters of fabric. 1,000 meters of fabric lying in stock. Company has found 500 meters of fabric in excess and decided to sell 500 meters to Mr. B in the course of manufacturing waste, also generated, called as CHIND, and determine GST liability on basis of the following information. First, 1,500 shirts are sold at the rate 2,000 per shirt and applicable rate of GST is 18%. Second, waste chindi sold for rupees 2 lakh, applicable rate of GST is 5%. Third, 500 of meters of fabric sold at the rate of rupees 300 per meter, GST rate 5%. Fourth, 300 shirts are transferred to another branch located in different state registered under GST. Value of such stock transferred 2,000 per shirt and applicable GST rate is 18%. 5. 100 shirts are transferred to another branch within same state. Note, transaction in first, second and third are intrastate. Okay, Calculation of GST liability for intrastate supply. वेरी गुड। तो यहाँ पे अब देखिए, तो ये यहाँ पे जीएसटी की कैलकुलेशन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, अब यहाँ पे इंट्रास्टेट भी है और इंटरस्टेट भी है, इंट्रास्टेट भी है और इंटरस्टेट भी है। अब देखिए 500 यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, इसने परचेज कितना किया है, 5,000 मीटर ऑफ रुपीज 10 लाख। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2,000 शर्ट्स बाय यूजिंग 4,000 मीटर्स, और ये सारी बातें दे रखी है। डिटरमाइन जीएसटी लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, आपने इंट्रास्टेट क्या सप्लाई की है, इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करते हैं। तो सेल ऑफ 15, देखिए इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करें, 1500 शर्ट क्या था आपका, ट्रांजेक्शन 1 2 3, 1 कौन सा, ये आपका ट्रांजेक्शन, दिस, ये ट्रांजेक्शन आपका, हाँ जी। उसके बाद में 1 2 एंड 3, ये ट्रांजेक्शन आपका, एंड ये ट्रांजेक्शन आपका, ये सारा का सारा क्या है आपका, इंट्रास्टेट है। और अब यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना है, यहाँ पे जीएसटी का रेट देखिए, यहाँ 18% है। अब टोटल जीएसटी का रेट 18% है, 9 इंट्रास्टेट है, इंट्रा में 9. सीबी और 9 एसबी, और तो 9। 9 तो ये देखिए वैल्यू है 30 लाख रुपए की, 1500 इंटू 1500 शर्ट थे आपके, 2000 रुपए की वैल्यू थी। ये वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है आपकी 30 यहाँ पे, लाख। ये वैल्यू 30 लाख की आ रही है 30 लाख की। यस और ये सर। आपका रेट कितना है, 18%। सी जीएसटी आपका 9%, 270 और 270। यहाँ पे ये समझ में आ गया। यस उसके सर। बाद में Yes, sir. आपका ये सब इंट्रास्टेट की ही बात कर रहे हैं बेटा। उसके बाद में क्या हो गया, सेल ऑफ चिंदी, यहाँ पे 2 लाख 5%, तो कितना, 2.5% 5,000 5,000 5,000। फिर आपका इनपुट को आपने एज इट इज सेल किया है, इस पे कितना हो गया, ये आपको पहले बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। हाँ जी। sir. उसके बाद में भैया यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ आईजीएसटी ऑन इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर। अब आपने इंट्रास्टेट स्टॉक ट्रांसफर किया, लेकिन आईजीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा साहब, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आ रही है ये चीज? तो यहाँ पे Yes, sir. आईजीएसटी लगेगा आपका, ये आपका 18%। 18% आईजीएसटी लग गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें आईटीसी की कहीं बात की है क्या इसने? आईटीसी है ही नहीं हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी। तो यही हमारी क्या है, जीएसटी लायबिलिटी है, यही हमारी क्या है बेटा, जीएसटी लायबिलिटी है। समझ में आया ये चीज? यस सर। अब इसमें नोट्स टू प्रॉब्लम, देखिए आपको नोट देना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चंस तो वहां तक खत्म हो गया। अब आप सर यहाँ एक तक बार ये देखो तो सर, 300 इंटू 200 60,000 होता है, उसका 18% 10,800 ही होता है सर। एक मिनट 300 इंटू 2000 है वो। ओके सर। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ तक करके आ गए, ये सर यहाँ तक करके आ गए, और आपने कहा सर मेरा क्वेश्चन तो सर इसका आंसर भी करेक्ट करो, 1,08,000 होगा वो। हाँ, 1 लाख दूनी 12 इंटू 18% कितना, सॉरी 1,08,000 होगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब अगर आपने यहाँ तक आंसर कर दिया तो बेटा 5 में से 2-3 नंबर दे देंगे आपको, 2.5 नंबर दे देंगे, लेकिन 5 में से 5 चाहिए तो आपको ये पढ़ना, ये लिखना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा। हाँ जी, पढ़ भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ना नोट। As per the definition of goods in GST, it includes every kind of movable property like final product, byproduct or waste, etc. Also, as per section 1A, a supplier includes sale of goods for consideration in the course or furtherance of business. Hence, GST is
payable on sale of final product waste and raw material. Second, as per section 25, each registered place in same state and different state are treated as deemed distinct person. Hence, transfer of 300 shirts to registered branch of another place is treated as supply as per para 2, schedule 1. Third, as per section 25, only one registration is available for all branches within the same state except separate business verticals. Hence, transfer of 100 shirts to another branches or same state is not treated as supply and not liable to GST. वेरी गुड, आ गया, समझ में आ गया ये चीज आपको? Yes. Yes, हाँ जी। sir. चलिए अब यहाँ पे सुमन, आवाज आ रही है तेरे को? ये पढ़। Mr. A has sold his building for rupees 80 lakh to Mr. B for such sale. He has appointed a broker, Mr. C, to whom brokerage payable of rupees नहीं आ रही, रहने दे आवाज, रहने दे, नहीं आ रही आवाज। साक्षी पढ़। Mr. A has sold his building for rupees 80 lakhs to Mr. B. For such sale, he has appointed a broker, Mr. C, to whom brokerage of payable of rupees 2 lakh determine GST liability of Mr. A and C. हाँ जी, तो बताइए यहाँ पे मिस्टर ए सोल्ड किया है, तो यहाँ पे अब दो चीजें हैं, क्या सेल ऑफ बिल्डिंग पाएगा, क्या नहीं आएगा, लेकिन ब्रोकरेज नहीं, पाएगा, ब्रोकरेज पाएगा। आ जाएगा। चलिए अब दिस केस स्टडी, यहाँ पे केस स्टडी आ जाएगी। पढ़ भाई यहाँ पे। Mr. A has a computer shop and carrying the trading or sale or purchase of computers. Mr. B also want to open computer shop and he has taken a consultancy or advice from Mr. A to set up computer shop. In given case, Mr. A's main business is trading of computers and not to provide advice or consultancy. But if he provides advice once to Mr. B to set up computer shop, then it would be treated as business, even though not in volume or frequency. ठीक है, समझ में आया पॉइंट? हाँ जी, Yes, sir. चलिए हाँ जी, रितिका पढ़, इसको पढ़, केस स्टडी। Superman Limited have purchased a stock of raw materials of rupees 20 lakh before starting its manufacturing business. The company has found that the stock had been purchased in excess and decided to sold 50% of stock before commencement of its business. With the sale of such 50%. हाँ जी, अभिमन्यु पढ़। But हेलो हेलो, Yes, sir. सर सबका Yes, नेटवर्क sir. प्रॉब्लम हो रहा है सर। केस स्टडी। हाँ भाई, आर्यन पढ़। Superman Limited have purchases a stock of raw material of rupees 20 lakh before starting its manufacturing business. The company just found that the stock had been purchased in excess, decided to sold 50% of stock before commencement of its business. Whether sale of such 50% stock would be treated as business. हाँ जी, बताइए, पढ़ भाई, आंसर पढ़। Answer. Legal business includes supply or acquisition of goods before commencement of business. Explanation. So in given case, supply of 50% stock before commencement of business also treated as business activity. समझ में आती है बात? इसमें क्या होता है, बिफोर और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी यदि कोई एक्टिविटी होती है तो उसको भी हम बिजनेस मानते हैं भैया, ध्यान रखना। तो एक्सप्लेनेशन क्या, ये आपका एक्सप्लेनेशन में क्या हो गया, ये हो गया आपका सो इन गिवन केसेस, सो इन Given case. इन गिवन केस सप्लाई, ये भी क्या रहेगा आपका, पता समझ में आया आपको? चलिए Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, उसके बाद में पढ़ भाई, प्रभात पढ़, केस स्टडी पढ़।
Case study: Mr. X holding a commercial property given on hire to Mr. Y. Mr. Z also wants this property on rent which is already given to Mr. Y. Mr. Y ready to vacate the property for a premium of rupees 2 lakh. Whether such receipt of premium is in the course of business and taxable under GST? नहीं बताइए सर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए. हाँ सर उसने प्रीमियम चार्ज किया ठीक है, तो allowing this is allowing admission to Mr. Z in the premises as it is business activity and liable to be GST GST. होगा सर. And डेफिनेशन का liable to be- पॉइंट F. हाँ जी, ये Admission for a liable to be consideration of person to any चलिए. premises. हाँ जी. Supply वाले. हाँ जी, ये केस स्टडी पढ़े भैया. आई परचेज. पढ़ो. हाँ पढ़ भाई. On 1st Case April. study. Case study 15. On 1st April 2018, Fast Truck Motor Company sells a truck on hire purchase basis to Teza Transport Company for HPP. Hire purchase price 9 lakh payable as rupees 2.4 lakh as the down payment and balance in 3 equal annual installment of rupees 2.2 lakh each on 31st March of each year. Only transfer, not sale. Explain. A. Whether GST payable on such transfer even though ownership is transfer on last installment. B. On what value GST is payable. C. Whether interest charged under HP is includable in value for calculation of GST. बताओ भैया, GST एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे. कब होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो जब जाएगी. पे कर देगा तब. यही तो बात है. सेक्शन 7(1) क्या कहता है? If goods are agreed to be transferred for consideration. ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है? In the course of furtherance of business, it will be treated as supply. हमने कहीं सेल बोला है क्या? हमने कहीं भी सेल बोला ही नहीं है. मैंने आपको बोला सेल पे जीएसटी की बात ही नहीं करता, वो सप्लाई पे बात करता है. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सप्लाई क्या होता है? एग्रीड. अगर आप एग्रीड भी हैं, अब देखिए एज पर द सेक्शन से पढ़ भाई, आंसर पढ़. As per section 7(1)(a), if goods are agreed to be transferred for consideration in the course of business, then it would be treated as a supply. हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़. In the given case. In the given case under HP agreement, goods will be transferred at the end of HP period to purchaser. So transfer of truck under HP is liable to GST. हाँ जी. GST is payable on total value of rupees 9 lakh, including interest at the time of transfer of truck under HP. Interest also includable in the value of supply for the calculation of GST. आया समझ में? स्टार्टिंग में जब वो ट्रांसफर हो रहा है, उसी समय लगेगा जीएसटी. हाँ, उसी समय जीएसटी लग जाएगा पूरी वैल्यू पे. पूरी वैल्यू पे उसी समय जीएसटी लग जाएगा. एनी तो फिर सर्विस. सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उसी समय कैसे करेंगे? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो आप जब हायर परचेज पे लेते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट पहले से नहीं बताते हैं क्या? बताते हैं सर. हाँ, तब फिर कैसे करते हैं कैलकुलेशन? सब कैलकुलेशन पहले से होती है. यस सर. समझ में आ रही है? उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होता है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ जाता है. हाँ सर. क्लियर? समझिएगा इस चीज को. आया समझ में आया आपको? यस सर. हाँ जी. केस स्टडी 20 पढ़ो भैया. Case study 20. Made or agreed to be made. This is for surveys. Bhavisha Institute has declared GST batch in the month of April 2018. Mr. Rahul, a student, has approached to Bhavisha to join GST batch in the month of March, for which he has paid fee advance rupees 5 lakhs. Against such advance, Bhavisha Institute agreed to provide the surveys from the month of April. Whether Bhavisha Institute has to pay GST on such advance in the month of March. अच्छा बताओ, अब एडवांस में अगर आपको सपोज गुड्स के लिए एडवांस मिलता तो क्या एडवांस पे गुड्स पे एडवांस मिलता है? तो अभी गुड्स पे एडवांस मिलता है तो भैया क्या बताओ, उस पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं. अगर एडवांस मिलता है तो गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता. वैल्यू ऑफ, अगर ध्यान रहे, टाइम ऑफ सप्लाई. हाँ सर. टाइम ऑफ सप्लाई में इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर. लेकिन गुड्स के लिए एक्सप्लेनेशन था कि यहाँ पे उसका पेमेंट नहीं देखा जाएगा, इनवॉइस का टाइम ही देखा जाएगा, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो. लेकिन ये किसके लिए? दिस इज फॉर सर्विस. ये किसके लिए? दिस इज फॉर सर्विस के लिए. तो यहाँ पे सर्विस के लिए ये पॉइंट है. तो सर्विस के लिए एडवांस अगर आता है तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको पे करना पड़ जाएगा. समझ में आ गई बात? यस सर.
हाँ जी, ये केस स्टडी 8 पर। Case study 8. Mr. A supplied advertising services to Bhavisha Institute. For that, Bhavisha Institute has paid consideration in following manner. A. Payment in cash rupees 20,000. Payment by RTGS. ये क्या होता है सर? ये होता है RTGS आरटीजीएस, होता है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ जी, रियल टाइम। हाँ, Payment by RTGS rupees 30,000. Payment by DD rupees 30,000. Transfer of bill of exchange rupees 20,000. State whether consideration is exist against the supply of services. Service. तो अब बताइए क्या होता है। तो As यहाँ per पे section कंसिडरेशन इंक्लूड मनी और अदरवाइज एनी और एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, एंटायर कंसिडरेशन द मनी ऑफ रुपीज 1 लाख एंड सब्जेक्ट टू, यहाँ पूरा पूरा क्या होगा, ये पूरा पूरा क्या होगा आपका कंसिडरेशन का पार्टी होगा, और ये पूरा पूरा किस में आएगा आपका, जीएसटी का कंसिडरेशन में आएगा। समझ में आ रही है बात? Yes sir. Yes sir. केस स्टडी 9 पढ़े। Case study 9. An architect provides services to builder Kumar Property. Against his service, he has retained one flat in the building of Kumar Properties. Whether it treated as supply of service. बताओ है या नहीं है? बोलो। आर्किटेक्ट ने सर सर्विस बनाने के बाद दिया ना नहीं आर्किटेक्ट ने सर्विस सर्विसेज दिया, और सर्विस के बदले में उसने सर्विस दिया है, और उसने आर्किटेक्ट की सर्विस दी, उसके बदले में बिल्डर ने कहा कि चलो हम आपको एक फ्लैट दे देंगे। 1 फ्लैट दे देंगे, बन रहा है ना सर अभी तो। क्या नहीं बन चुका है तो नहीं लगेगा सर उस पर जीएसटी। हाँ जी बोलिए, और बोलिए, क्या 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 ओपिनियन है आपकी? लग जाएगा सर। सर लगेगा जीएसटी, सर्विस के बदले में दिया ना कंसिडरेशन। तो कह रहा लगेगा। हाँ जी लग जाएगा। चलिए पढ़िए, एज पर सेक्शन क्या है? As per section 7(1)(a), supply includes supply goods or services made for consideration in the course or furtherance of business. Consideration includes any payment received in money or otherwise in respect of supply of service. हाँ समझ में आ रहा है, इन मनी Yes, और sir. अदरवाइज में इन द गिवन केस। पढ़ आगे पढ़। In the given case, architect had received the consideration in the form of flat, hence services supplied by an architect is a supply and liable to GST. समझ में आती बात? Yes, sir. चलिए पढ़ भैया। Case study 10. Kumar Property has launched its commercial project in the name of Kumar Prestige Point in city area of Jodhpur. Kumar Property is constructing 3rd and 4th floor in the building, but Kumar Prestige Point Society has taken an objection for such construction. Kumar Property has given some services, painting, construction of existing property without any cost. In return, society has returned its objection. State whether painting and construction service given to society without any charge is liable to GST. बताओ है कि नहीं भाई? होगा सर। होगा सर, अभी हाँ बन जी, रहा है ना वो। होगा। तो यहाँ पर भी आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन देनी है। चलिए, तो ये कुछ आपके पास में कुछ मैंने आपको क्या पढ़ाया, केस स्टडीज पढ़ाए आपके इसमें। नाउ अब ऐसी सारी केस स्टडीज आपके सामने रहेगी, और आपको इसमें केस स्टडीज को एक बार रीड कर लेना है। केस स्टडीज को यहाँ पे कुछ 20 पढ़। तो मिस्टर जेजे हैज टेकन Mr. JJ has taken architect service from Mr. John residing in Australia. This service is taken exclusively for construction of own house of Mr. JJ. Consideration is paid for $5,000 for such service. State whether given transaction is treated as supply. For importation of services, section 7(1)(b). आएगा सर, जीएसटी में लायबल है। Liable to 7(1)(b) का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ जी। उसके बाद में ये पढ़ 24। Mr. A has taken architect service from Mr. B of USA, who is a friend of Mr. A. Mr. B, the supplier of service, did not charge any amount for his service. State whether every given transaction is treated as supply and Mr. A is liable to pay GST under reverse charge. Yes, sir. 7(1)(c) और Schedule 1 Para 4. देखो भैया, import of service shall be treated as supply only if it is taken over the consideration in the course or furtherance of business. लेकिन in the given case यहाँ पे बता भैया क्या होगा? Without consideration। सर उसने उससे भी तो लिया सर, क्या बोलते हैं? किससे लिया? कुछ नहीं लिया उसने। रिलेटेड पर्सन से भी तो सर्विस लिया सर, उसका फ्रेंड है ना वो तो। सर्विस लिए, कंसिडरेशन थोड़ी मिला। अरे ये फ्रेंड रिलेटेड पर्सन में आता है क्या? नहीं। तब फिर फ्रेंड से कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये आया कि नहीं आया समझ में ये आपको?
आया आया। Yes, sir. हाँ जी प्लीज देखिए, छोटी छोटी चीज है। अब आपको पता चला केस स्टडी पढ़ते हैं तो कहाँ गड़बड़ हो जाती है। हमने सप्लाई 2 बार पढ़ लिया, अगर हम केस स्टडी नहीं पढ़ते हैं, सपोज करो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं पढ़े, तो हमारी उसमें क्वेश्चन गलत होने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। नहीं यही समझ में? आई सर। यस प्रभात सर। बाबू। हाँ सर। हाँ जी चलिए। सो दीज ऑल द केस स्टडीज फॉर यू। आप हाँ जी केस स्टडी 30 पढ़। Case study 30, employer employee. Bhavish Institute has given various bonus to their employee on the event of Diwali. State whether following supply of goods and services to various employees is liable to GST rate at the rate 18%. ठीक है, अब मैं सबको गिफ्ट दे रहा हूँ भैया। ठीक है, ए पानी पिलाना। हाँ ओए पानी। और आज छोटी करता है। हाँ जी पढ़िए। Employees A, nature of supply without consideration by employer, value of supply in a financial year. Employer A, bike rupees 40,000, B, car rupees 3 lakh, C, jewelry rupees 80,000, D, cash rupees 70,000, E, flat for residential use, annual rent rupees 90,000. अच्छा बताओ भैया, बाइक 40,000 लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, 50,000 के ऊपर लगेगा। यस। कार 3 लग लाख जाएगा, लगेगा। लग ज्वेलरी जाएगा, लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। सर लगेगा। कैश पे लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। कैश पे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सप्लाई नहीं लगेगा। कैश कैश ये कैश नहीं नहीं लगेगा। कैश कैश गुड्स नहीं है भैया। हाँ वो एक्सक्लूड है। रेंट पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लगेगा। तो देखो इस पे लगेगा। आप ध्यान रहे, अगर आपने इसमें छोटा सा भी मिस्टेक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला आपका। यस सर। तो इसने अलग अलग नहीं करा, हमको तो करना पड़ेगा ना CGST या GST। कौन सा? ये GST इसने डायरेक्ट लगा दिया 18%। GST पूछा है पूरा। हाँ एक गिलास और। किस चीज का एक गिलास? अरे बावड़े पानी पी रहे हैं। हाँ सर। का तो पैक थोड़ी लगाए किस चीज का। अरे मैं भी तो पानी कह रहा हूँ। प्रभात अभी वही कर रहा होगा। मैं तो बॉटल से डायरेक्ट। हाँ जी चलिए, ये GST समझ में आ गया। चलिए नॉट 1 नॉट 2 ये ध्यान रखिएगा। दारू पे नहीं लगता GST। नाच रहे हैं पर पढ़ाई नहीं कर रहे। अच्छा चलिए, केस स्टडी प्रिंसिपल एंड एजेंट। यस सर। पढ़ भाई। XYZ Limited has appointed a consignment agent to sell the goods on the behalf of XYZ Limited. Company has transferred 1,000 units to consignment agent for further sale. Consignment agent is selling the goods from his premises to various customers in the invoice of principal and charging 20% commission on supply. The price per unit is rupees 2,000. A. Whether stock. हाँ जी। A. Whether stock transfer by principal to agent would treated as supply. When principal is liable to pay GST on goods. C. Whether there is any liability of agent to pay GST. D. Would your answer differ if agent sells the goods in his own invoice? हाँ जी, एजेंट अपने इनवॉइस में या एजेंट अपने प्रिंसिपल के इनवॉइस में। याद आया आपको? यस सर, प्रिंसिपल का होगा तो उसमें नहीं आएगा। तो लीगल प्रोविजन देखिए, ये आपको यहाँ से ये लीगल प्रोविजन हो गया। उसके बाद में आपका गिवन स्टॉक ट्रांसफर इन द गिवन केस कंसाइनमेंट एजेंट इज नॉट इशूइंग इट्स ओन इनवॉइस। ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो लायबल टू जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा, और खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तो जीएसटी के लिए लायबल है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में बी में व्हेन प्रिंसिपल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन गुड्स, प्रिंसिपल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन गुड्स व्हेन विल मेक द फर्दर सप्लाई अंडर द इनवॉइस ऑफ द प्रिंसिपल। बात समझ में आती है नहीं आती है आपको? यस सर। हाँ जी। whether there is any liability of agent to pay GST, ये कब होता है भैया? हाँ, अगर कोई कमीशन होता नहीं नहीं, एजेंट को होगा। एजेंट कब होगा भैया? एजेंट अपना कमीशन के ऊपर एजेंट को पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? Would your answer differ if agent sell the goods in those invoice? Yes. तो एजेंट लायबल हो जाएगा फिर। लायबल हो जाएगा फॉर द सप्लाई। ठीक है? यस सर। चलिए, उसके बाद में ये तो हो जाएगा आपसे। ये पढ़ो भैया, ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट, ये भी हो जाएगा। चलो नहीं पढ़ लो, इसको पढ़ते हैं। 10 ये अच्छा। केस स्टडी 32,
XYZ Limited from Rajasthan is the manufacturer of mobile, selling its product to various distributors, consignment agents from his own तो भैया department. आपको इससे ये अपन कर रहे हैं, इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको एप्लीकेबिलिटी Yes कुछ sir, बहुत फर्क कुछ पड़ रहा है? समझ में आ रहा सर. कोई है इसमें कि सर ये सही हो यूटिलाइजेशन हो रहा है या अपन यूं टाइम पास कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल सही हो रहा है सर. सर हो रहा है सर. हाँ मोहित बाबा, मोहित ऋतिका, मोहित को हटाओ, मोहित का रनिंग हो रहा है. सही है सर. मोहित कहाँ है? ठीक है सर. तभी ठीक है तेरी? अभी तक तो सही है. हाँ जी चल उसका नेट नहीं पकड़ रहा है. पढ़िए भैया. कोई नहीं, पकड़ लेगा थोड़ी देर में. हाँ जी आइए. Company has produced 5,000 units of mobile in the month of April and made following distribution. First, 500 mobile directly sold from factory to various customers for rupees 3,000 each, all intrastate sale. ठीक है. Second, 1,000 mobile are given to distributor A Limited of Delhi at the rate rupees 2,800 each. Third, 500 mobiles given to consignment agents of Gujarat for further sale. No price is charged, but open market value is 3,000 for each mobile. Fourth, 700 mobile are transferred to consignment agent of Jaipur for further sale. Open market value is 3,000 for each mobile. ये हमारा ब्रांच नहीं है अरे GST. अरे अरे एक मिनट. अब ध्यान रहे, इसमें हमने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, टाइप करते हुए इसमें लिख दिया था. कोई बात यहाँ पे क्या है, अब ध्यान रहे, कंसाइनमेंट एजेंट को हम दे रहे हैं, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने यहाँ से अपने कंसाइनमेंट एजेंट को दिया है तो कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस हमारा ब्रांच नहीं है, ध्यान रखना. क्लियर है ना? हमारा ब्रांच तो क्या, इट्स नॉट आवर ब्रांच, तो ये हमारा ब्रांच नहीं है, ध्यान रखिए. हाँ जी. 300 mobile are transferred by XYZ Limited to their own department in Pali for further sale. ये हमारा ही डिपार्टमेंट है एंड ब्रांच है. समझ में आया चीज? Yes sir. 1,000 mobile is transferred by company to their own department in MP. Market value is 3,000. 7. 1,000 mobile are transferred to warehouse in Haryana for storage. Determine GST liability if applicable rate is 18%. हाँ जी. और क्या है? कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी लायबिलिटी फॉर द इंटरेस्ट रेट. आइए तो अब यहाँ पे देखें, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. चलिए पहले हम किसकी बात करें? अपन इंटरेस्ट रेट की बात करें. अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कंसाइनमेंट एजेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि क्या वो अपना इनवॉइस इशू कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो क्या मानेंगे? वो अपना इनवॉइस इशू कर रहा है. अपना इनवॉइस इशू कर रहा है और हमें उस पर क्या लगाना है? जीएसटी लगाना है. तो आइए पहले इसमें क्या हो गया आपका, पहले हमने इंटरेस्ट रेट की बात कर ली. 500 मोबाइल डायरेक्टली सोल्ड कर लिया हमने फैक्ट्री से. 700 मोबाइल हमने ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट एजेंट हमने सील कर दिया, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया. और इसका क्या हो गया अब आपके पास में देखें, उसके बाद में ये समझ में आया आपको? सर इसने ऊपर SGST तो लगाया ही नहीं. इसमें CGST SGST लगा दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ SGST इसमें क्या है, इसमें तो टाइप तो हमने किया, हमने नहीं लगाया. मतलब हाँ सर वही. हाँ जी ठीक है. 36 लाख का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3,24,000. हाँ स्मिता, गरम हॉट, गरम नहीं. हाँ जी चलिए चलेगा. तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 500 मोबाइल डायरेक्टली सोल्ड फ्रॉम द फैक्ट्री वेयर हाउस कस्टमर ईच इज इंटरेस्टेड. तो यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा इस पे जीएसटी? लगेगा सर. इस पे जीएसटी लगेगा साहब, इस पे जीएसटी लगेगा. 1000 मोबाइल आर गिवन टू दिल्ली. ये इंटरेस्टेड में या इंट्रा में है? हम कहाँ पे थे? इंटर राजस्थान में थे. हम राजस्थान में, ध्यान रहे. तो ये क्या होगा आपका? इंटर होगा. ये क्या होगा आपका? इंटर स्टेट होगा. तो इस पे इंटरेस्ट रेट का IGST 18%. हाँ जी इस पे इंटरेस्ट रेट आएगा. फिर 500 मोबाइल गिवन टू कंसाइनमेंट एजेंट ऑफ गुजरात फॉर फर्दर सेल. इंटरस्टेट इंटरस्टेट, यहाँ पर भी क्या आएगा? इंटरस्टेट IGST. क्या? हाँ जी
उसके बाद में क्या है, 700 मोबाइल आर ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट एजेंट ऑफ जयपुर फॉर फर्दर सेल। बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट आएगा यार, ये तो अपनी अभी सेल थोड़ी हुआ है, तो भी इस पे आएगा भैया, तो भी इस पे जीएसटी आएगा। समझ में आया चीज आपको? डीम डिस्टिंक्ट हाँ जी, यहाँ पे नहीं, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ से है? नहीं हाँ वो तो ब्रांच होता था आपका, ठीक है हाँ ठीक जी, है ठीक है। 300 अगर यहाँ पे कहें 300 मोबाइल आर ट्रांसफर बाय एक्सवाइजेड टू देयर ओन डिपो इन पार्ली फॉर फर्दर सेल, आएगा या नहीं ये आएगा? नहीं भैया, ये कहीं नहीं ये जाएगा। समझ में आया बात? इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, ध्यान रहे। अपने एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ये एक तरह से समझ में आ गई? तो ओनली तो सर वो तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा फिर? अरे तो बेटा डीम डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट वाला पर्सन कहाँ लगेगा? अगर एक ही स्टेट में अगर इसका डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो लगता। तो ये नहीं मानना जब तक नहीं दिया वो जब तक क्या नहीं मानना, कहते नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना है कि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है? ओके सर, यस हाँ सर। जी। 1000 मोबाइल ट्रांसफर एज ए कंपनी टू देयर ओन डिपो इन एमपी। बताओ इंटर है या इंट्रा है? इंटर इंटर है साहब, इंटर। इंटर में क्या पीला है या ये ग्रीन है? पीला आइए इंटर है। हाँ जी, ये देखिए, अरे ये क्या हो गया, ये कुछ और ही पीला हो गया है। हाईलाइट नहीं हुआ वो। हाँ जी सर। उसके बाद 1000 मोबाइल आर ट्रांसफर टू वेयरहाउस इन हरियाणा फॉर स्टोरेज। अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा ये स्टोरेज पे? लगेगा, इंटरस्टेट ट्रांसफर है। हाँ जी लगेगा, ध्यान रहे, वो किसी के लिए भी हो ट्रांसफर हो गया लगेगा। तो ये अगर हरियाणा की जगह सर जयपुर होता तो नहीं नहीं लगता। लगता। 1 2 3 4, ये देख लिया है, 1 2 3 4, ये इंटर पे लग गया आपका। यस सर। समझ में आया ये चीज? चलिए, यस सर। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आपकी? इतनी टैक्सेबल वैल्यू हो गई आपकी, और ये आपका जीएसटी हो गया आपका। क्लियर है? यस सर। चलिए, और ये इसके रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो नोट्स पढ़ भैया, इस पे नोट्स पढ़ एक बार देख। Notes first. Goods sold from थोड़ा फास्ट factory. पढ़ना। Yes, sir. Goods sold from factories are supplied under Section 71A for consideration and GST is payable. Second, transfer of goods to consignment agent by principal without consideration is supply as per para 3 of Schedule 1 under Section 7. Hence, it's liable to GST. Third, sale of goods to distributor of Delhi, supply under Section 71A. The place of supply is Delhi. Hence, it is interstate supply. Hence, liable to IGST. Fourth, transfer of goods to consignment agents is supply as per para 3 of Schedule 1. As the location of agent is Gujarat, it is interstate supply and liable to IGST. Fifth, as चलिए per समझ में section. आता ना? ये आपको समझ में आया? तो ये नोट Yes, देने हैं sir. आपको बेटा, ध्यान रखना। Yes, sir. नोट्स में वही लिखना ना, हर एक का रीजन के किसको किधर क्यों डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सेक्शन याद नहीं भी हो तो भी वो बिना सेक्शन का रीजन लिख के आना। लिखना ही आना है। यस सर। राजमसी को नहीं करोगे क्या? हाँ जी। चलिए, केस स्टडी 37, बस लास्ट केस स्टडी। अभी एमसीक्यू है ना, 12 बजे तक का टाइम है अपने पास। हाँ आराम से 1 बजे तक का। कौन सा सर? 37 38? Case study 38. Bhavisha Institute is a professional coaching institute supplying training and coaching services. In the month of हाँ जी, कौन सो गया भाई? सर नहीं सर। दुनिया में कोई। चलिए। Yes sir, आगे बढ़ता हूँ मैं. In the month of April 2018, directors of the company decided to close the business and to get deregistered from GST. Ceased to be taxable person. Following goods forming the part of assets at the time of closing of the business: land and building 80 lakhs, furniture 45 lakh, camera and TV 25 lakh, benches 10 lakhs, other movable goods 15 lakh. Determine whether GST is payable in A. The business is not continued by any person. What will be your answer if the business is continued by another person or representative of Bhavisha Institute? तो कुछ समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन नहीं है ये सर? अगर आप बिजनेस को ट्रांसफर, देखिए अगर आप बिजनेस को क्लोज करते हैं, टैक्सेबल। हाँ जी, पढ़ो भैया पढ़ो, आंसर पढ़। As per 4 clause C. As per para 4. As per para 4 clause C, if person ceases to be taxable person, then any goods forming part of assets of any business shall be deemed to be supplied in the course of furtherance of business and GST is payable. In the given case, if Bhavisha Institute closes its business and not transfer as a going concern, then GST is payable on the following taxable value. आया समझ में आया आपको? Yes sir. अगर तुमने किसी को ट्रांसफर नहीं किया, बिजनेस को क्लोज कर दिया, तो तुमको इन सब पे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है क्या जीएसटी? नहीं। परमानेंट है तो उस पे नहीं लगेगा।
फर्नीचर Yes, पे sir. लगता है, लग जाएगा, कैमरा टीवी कैमरे पे लगता है, लगेगा, बेंचेस बेंचेस पे लगता है, लगेगा। मूवेबल आइटम लगता है। टोटल कितना? इतना आया, समझ में आया? 85. Yes, sir. आ गया हाँ जी, सर। ये तो बिजनेस। जागते रहो भैया, जागते रहो, एक दूसरे को Sir? जगाते रहो। देखो, हाँ बेटा बोल। सर ये वाला क्वेश्चन है ना सर, ये वो है ना, ये डिस्पोजल, वो क्या था, वो परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट का है ना ये पॉइंट? नहीं नहीं, ये परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का नहीं है, ये एक ये उसका है जब आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो। परमानेंट अच्छा। डिस्पोजल तो क्या होता है, आप बिजनेस है लेकिन आपने एसेट्स किसी को दे दिया है, ठीक है। ये है जब आप बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो, और बिजनेस को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो अभी पढ़ा था ना, अगर एज इट इज बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसको डीम सप्लाई मान ली जाती है। डीम सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में है, ठीक है, दोनों ही Okay. उसी कॉन्सेप्ट में। और अगर ये बिजनेस इज कंटिन्यू बाय अनदर पर्सन तो क्या होगा, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, नो जीएसटी इज पेबल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो इस तरह से आपके कुछ केस स्टडीज और हैं यहाँ पे नीचे। तो कितनी सारी लिखी है सर आपने। हाँ, Enjoy chapter 2 over. चलिए, तो दीज ऑल आर द केस स्टडीज। काफी सारी सर ये टाइप। फॉरवर्ड करना ना। हेलो हाँ थैंक जी यू बोलिए। सर। हाँ जी सर। बोलिए। हाँ सर एक ये बात बताइए, अपने जो ऐप में ना कौन डिस्कस करता है क्वेश्चन? क्यों? मैसेज नोटिफिकेशन आता है ना सर, क्या कि आता है? only 1 hour left, your friends started discussing their doubts। कोई डिस्कस नहीं करता, ये ऐसे ही आता है। ये कौन करता है सर, कौन है कौन? पब्लिश सर इसमें ओपन किया तो सर इसमें है ना ये चैप्टर 10 बता रहा है द कंपनी ऑडिट का। कुछ आया ही नहीं हाँ सर। तो वो सर ने अपलोड किया ना, सर ने बोला ना कि वो पढ़ाएंगे नहीं सर उसमें। हाँ जी आई। चलिए अभी समझ, अभी आप जीएसटी, अभी जीएसटी की बातें कर रहे हैं, तुम ऐप की बात कर रहे हो। यस सर, की तो बात करो। जीएसटी। चलिए, तो ये हो गया। अब थको बनत भैया, देखो आपको, आपके लिए इतना सारा काम कर रहे हैं और आप थक रहे हो यार। सर नहीं सर नहीं थक रहे सर, आज ये देखो, बिल्कुल सर। एमसीक्यू जोश आए। कल 19 था, आज 18, आज 16 हो गए। कल देखते हैं कल कितना होता है, धीरे धीरे। कल 14, दो माइनस हो रहे हैं। तो क्या करो, सुबह बढ़ेंगे रात को घटेंगे। सुबह ले लिया करो, सुबह सुबह बढ़ते हैं। अरे सुबह एडवांस की क्लास है, तेरे तो एडवांस है ही नहीं। सुबह भी थैंक यू बोलता है, रात में भी थैंक यू बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, सुबह शाम अच्छी बात है, सोया नींद ले। अभी मैं अब एमसीक्यू करवा रहा हूँ भैया। आइए, नाउ विल डिस्कस द एमसीक्यू। यस सर। तो मैंने वो कैश फ्लो वाला फॉरवर्ड कर दिया आपको। अच्छा, आपका रिसीव नहीं हुआ। एक मिनट। एमसीक्यू सर 3 एमसीक्यू के लिए मिनिमम 30 सेकंड तो देना ही देना सर। हाँ जी, किस किस को नींद आ रही भाई? मेरे को तो नहीं आ रही सर। साक्षी नींद आ रही बेटा? सर नींद के लिए ऊपर एक ऑप्शन दिया है ना आपने, लीव मीटिंग का। साक्षी। यस सर, नहीं आ रही है। चलिए, हाँ तूने क्या भेज दिया, क्या भेजा तूने? तू क्या बोला? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो भेज दिया क्या? हाँ सर। ओके, हाँ जी, कह रहे हैं 1 2 3। ये सर 30 सेकंड में पढ़ने तो। हो गया? चलिए, हो गया। यस सर, हो गया। 1 2 3 करना था ना? हाँ हो हाँ गया। 1 2 3 4 5 हो गया 6। सर। थोड़ा ऊपर तो करो सर। 4 5 6 में और क्या ऊपर करो?
6 आ ही नहीं रहा। हाँ बाकी Yes, sir. चलिए 7। सेवन के 2 पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पे, अब ये बाकी यहाँ पढ़ लो। 8 और 9 करो चलो। 7 नहीं करें? हाँ हाँ CTP के बारे में था। हो गया? अरे 8 9 नहीं हुआ क्या अभी तक? हो गया। टेन 11 हो गया सर, हो गया। चलिए देखें, फर्स्ट का सप्लाई डी। अब चेक करना आपके कितने सी हो। सेकंड का सी। सी। फोर्थ थर्ड का डी। both A and B. D. डी। फोर्थ का डी। D. डी। फिफ्थ का डी। D. सिक्स का सी। C. सेवन का देखिए, द टर्म टेक्सुअल पढ़ लो एक बार, द टर्म टेक्सुअल पर्सन। ए। हाँ जी ए। ए। हाँ जी। एट्थ का डी। D. Casual taxable person. उसी को उल्टा करके पूछा। क्या पढ़ रहा है? नो फिक्स प्लेस इन बिजनेस ऑफ A. इन इंडिया। हाँ इंडिया के अंदर नहीं, तो क्या होगा ये? एनआरटीपी। NRTP. हाँ ये आएगा। हाँ जी। नाइन का सी। 10 का C. 10 का बी होगा। B. हाँ बी। किसने बोला सी? अरे सी Sir, बोलो। वो सी समझ में आ गया? नाइन्थ का बोला था। अच्छा। हाँ 11th either A or B. D. मैन्युफैक्चर मींस क्या होता है भैया आपका? ए न्यू प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर एंड यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 14 15 12 नहीं छोड़ो। तो अभी तक कितने सही हुए आपके? कितने गलत हुए? 9 सर, एक ही गलत हुआ। एक गलत हुआ, लखनऊ से गलत हुआ। हाँ 2 गलत। हाँ जी 3 गलत। बहुत बढ़िया, तू तो हमेशा ऊपर रहा गलती में। अभिमन्यु बेटा 2 sir. 2 गलत। ओ माय गुडनेस। अरियन अरियन सो गया। एक विकेट डाउन। अरियन सो गया। 15 कौन गया? अरियन भाई नहीं, अरियन तो है। पता नहीं कौन गया सर, एक डाउन हो गई पर। एक डाउन हो गया। संचित ही है सर, संचित ही नींद आ रही है बहुत, उसको मत सोना है। हाँ जी चलिए अब वापस संचित तो है ना।
चलिए कोई नहीं वापस 16 हो गए चुके हैं। हाँ संजय का दोस्त बोला, संजय तो है ना। हाँ जी आइए। आगे तो वापस मैं क्या करूं? चलिए साक्षी कितने गलत हुए? सर 17 हो गए अब। साक्षी गलत कितने सर हुए बेटा? सारे सही हुए, सारे सही, क्या बात करी रितिका, सारे सही हुए। वेरी गुड रितिका। सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में बताएंगे अब कितने सही हुए कितने गलत हुए, समझ में आई ना? चलिए सही कितने करेक्ट गलत है जो बता देना, एक दो कुछ बता देना भैया, कितने गलत हुए कितने सही हुए। सर गलत अभी नंबर बताएंगे। गलत बताने हैं। हाँ गलत बताना है। हाँ हाँ गलत बताना है। गलत बताना नहीं बावड़ो, गलत कितने हो बताने हैं। गलत 13 14 15, हाँ जी 13 14 15 करें सब फटाफट करें सब 13 14 15। चलिए यस सर। 16 17 18 हो गया? नहीं Yes, हो गया sir. सर। यस सर। 19 बजे 21 19 का तो क्वेश्चन हाँ हो गया भैया? यस सर। चलिए 22 23 चॉइस। Yes, sir. चलिए आइए चेक करते हैं कितने गलत हुए कितने सही हुए, उसको बताना भैया। 13 14 से बताना कितने गलत हुए कितने सही हुए। चलिए अगर मैं बात डी। करता हूँ 13 का, डी 13 का क्या रहेगा आपका? डी। डी 14 का डी डी डी। 15 का डी डी डी। 16 का ए ए। 17 का बी सर बी। बी। 18 का सर treated neither as सी। C. 19 का डी डी 20 का ए 21 का सी 21 का क्या रहेगा आपका? सर सी। सी सी सर। सी मनी बाय बैंक टू एंटिटी। यूज ऑफ मनी तक की। 22 का treated as सप्लाई बी। सर ये
अरे treated supply of service C. and attract the CST payment is made to end user, सही तो होगा? Yes, sir. एंड यूजर को ट्रांसफर करते हैं ना, सप्लाई दोनों में सर्विस है, सर्विस है, तो अब दोनों में से मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है? सी। C. सो दैट्स व्हाई सी। 23 का D. डी और 24 का A. A. ए। चलिए इसके कितने गलत हुए? सर मेरा एक हुआ। एक हुआ सर। बस यस सर 23rd वाला। एक। एक। 22nd हुआ सर गलत। अच्छा चलिए बस, बाकी के गलत हुए नहीं है। चैट में देखते हैं किसका नहीं, कितना गलत हुआ। दो दो दो, जिसके दो गलत हुए बेटा इम्प्रूव करो। दो दो दो, हाँ जी एक चलता है एक, और बाप रे एक के 3 भी हुए हैं। ओ माय गुडनेस। सर टाइम दो टाइम। हाँ जी 2 गलत 2 नॉट सर अटेम्प्ट। टाइम दो सर, आप वो हाँ क्या सर बोलते हैं? जल्दी जल्दी में यस गलत बोल हो दीजिए सर। रहे आप ऊपर टाइम चलता ना 30 सेकंड्स पे, आप अपने आप हटा दो। यस बोले नहीं बोले। कहाँ चल सकते हैं? चलता है सर। चलिए अपने 30 चलता है सेकंड सर कि नहीं हटा दो चलता सर। है? अच्छा तो फिर भी सर 30 सेकंड तो दो सर। सर चलिए, हाँ जी बोलिए। बोल बेटा बोल। वो कह रहा है थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। सर वेलकम बोल दो उसको। हाँ जी अच्छा भैया बोलिए साहब 25-26 करो भैया। 25-26 जागो जागो जागो, ग्राहक जागते रहो। जगह भी है सर। हाँ जी अपने अड़ोसी पड़ोसी को जगाओ, हिलाओ डुलाओ, सबको जगाओ। चलिए तो पाठा करे। क्या था पापा, हगा कर दिया, सो जा बे। तो हैं? तो सर अच्छा आप सो जा भैया, क्यों काली करे? क्यों मैं काली करे रहा? हो जा जाना जान पे जगह जा गुदरान हो जा। हाँ जी हिंदी में बात करो सर, हमें भी समझ में आए। अब जो कौन हिंदी में बात करे डोपो है ना, हाँ मारवाड़ी समझ आ रही है। तो बचे वो नहीं आवे सर। हाँ चलिए लेट्स स्टार्ट माय डियर। चलिए हो गया भैया 25-26 हो गया। हाँ चलिए चलिए लास्ट 30 तक करेंगे, उसके बाद में आप अपने इसको घर पे करिएगा। हाँ सर हमें ठीक है। हाँ जी 27 27 तुम्हारे कौन बाढ़ जो रहा है यार, मेरे तो कोई समझ में भी आता है। तुम क्या मतलब के होगा सर कोई। कमाल है। चलिए हो गया। चलिए गाइस एक काम करते हैं, नहीं तो इट्स ओके। और किसको घर में डांटी पड़ रही है भाई सोने के लिए? कोई भी नहीं सर। क्या सर? और किसको डांटी पड़ रही है? सो जाओ पढ़ो मत। मोहित ये किसी को नहीं पड़ रही सर। अभिमन्यु के। हाँ नहीं पड़ रही सर। कोई नहीं पढ़ रही सर। पड़ रही है। हाँ चलिए एक अरियन को पढ़ रही है और किसी को नहीं पढ़ रही है। मोहित को ये पड़ रही है। तो मोहित के घर पे सो रहा है क्या? अरे उसका मैसेज आया मेरे पास, उसको आवाज। अरे यार ए प्रभात देख, तेरे को प्रैक्टिस है रात को जागने की, हमें नहीं है। आई तो जिसको नहीं बेटा सो जाओ, जाओ बेटा। ये तो कुछ नहीं है, निकमा बैठा है प्रभात, रात भर यूं ही पड़ा रहेगा। तो वो पबजी खेलता था, रात भर पबजी खेलता था वो, उसको प्रैक्टिस है, हमें नहीं है सर। अरे एक बार फोन पे बात करना, आराम से बात करेंगे। पढ़ाई करते हैं पढ़ाई। चलिए 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 यहाँ पे देखिए, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। और चलिए तो मैं ये आपको दे देता हूँ, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है, आपके पास में थोड़े से ही हैं, ठीक है।
तो हाँ सर दे दो सर। ओके ये मैं दे देता हूँ। उसमें जो जिसमें डाउट हो ना वो अपन डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है? हाँ तो सर Yes, ये ठीक sir. रहेगा। हाँ स्टडी सर वाला भी Yes, देखना sir. सर। हाँ जी, तो वो आज मैं केस स्टडीज वाला भी। केस स्टडी वाला हाँ चाहिए सर, क्या? केस स्टडीज यस वाला। सर चाहिए सर। चाहिए। चलिए केस स्टडी वाला भी दे दूंगा मैं आपको, अभी मैं दे देता हूँ, ठीक है ना? केस स्टडी वाला भी दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ आपको। तो आज की सर हाँ सर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना वो भी आप सेंड कर देना। अच्छा चलिए, शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाए क्या? सर आपने पर्टिकुलर पर्सन को बोला था ना। यस सर। नहीं ठीक तो है। पर ओके, आई विल फॉरवर्ड, ठीक है? तो मैं 2-3 चीजें फॉरवर्ड कर दूंगा। एक आपको, एक तो क्या फॉरवर्ड कर देते हैं, शॉर्ट नोट्स। दूसरा केस स्टडी। और तीसरा केस स्टडी वाला। चलो देखो, केस स्टडी वाला जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसमें हो सकता है कहीं कहीं है ना टाइपिंग एरर हो सकती है ना, कहाँ भावी लिखा होगा, इंस्टीट्यूट जैसा लिखा होगा। तो यस सर। ठीक है, तो या तो मैं कल इसको थोड़ा सही करके दे देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही दे देता हूँ मैं आपको। सर उसका वर्ड फॉर्म में भेज दो, कुछ होगा तो हम ही करेक्ट कर देंगे। नहीं, वर्ड फॉर्मेट में कैसे भेज सकते हैं? ऐसे थोड़ी है, भेजेंगे तो पीडीएफ में भेजेंगे। यस हाँ सर। तो सर हाँ पीडीएफ जी, नहीं थी। पीडीएफ भेज देते ना। हम देख लेंगे सर, वो आ हम ही देख सकता है। हाँ लेंगे। सर। आप भेजो। समझ जाएंगे सर वो। हाँ जी, समझ जाएंगे सर हम, आप भेजो। या तैयार करके पूरा ढंग से तैयार करके भेजू कल। नहीं भेज दो सर आप ऐसे ही। भेज दो सर, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। हाँ वो सब अभी भेज देंगे बाद में, कि अभी तक नहीं आएंगे, एडवांस अकाउंटिंग तो अभी आया नहीं, नहीं भेजेंगे। चलिए, अभी मैं ये सोने से पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना? हाथों हाथ ही काम नक्की हो जाएगा। ओके, थैंक यू हाँ सर। सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू राइट सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।